Good morning, students. We are starting with a new accounting standard. India's 21, the effects of changes in foreign exchange rates. एक नई हेडिंग बना लो, effects of changes in foreign exchange rates. So give a heading, take a new page and give heading India's 21. सब लोग हेडिंग देंगे इंडियाज 21 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. India's 21 effects of changes in changes in foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Effects of changes in foreign exchange rates. चलो हेडिंग दे दो सब लोग. ना सबसे पहले एक डाउट आता है अपने माइंड में. लिख लो पहले हेडिंग लिख लो. ये लो. ना सबसे पहले अपने माइंड में एक डाउट है जो अपने दिमाग में आता है, वो ये कि सर वी हैव डन इन सीए इंटर AS11. हमने सीए इंटर में AS11 किया है. आर बोथ सेम और डिफरेंट? देखो मैं बताता हूं, सीए इंटर के सिलेबस में है ना, तुम लोग ने 4 चीजें सीखी है. इन सीए इंटर सिलेबस यू हैव लर्न 4 थिंग्स. सबसे पहले तुमने सीखा है फॉरेन करेंसी में सेल और परचेज के ट्रांजैक्शंस. फिर तुमने सीखा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. मतलब सीए इंटर में AS11 में क्या क्या मैं वो तुम लोगों को बता रहा हूं. सीए इंटर में सेल परचेज ट्रांजैक्शंस है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन्स. नेक्स्ट कम्स लॉन्ग टर्म लोन्स. लॉन्ग टर्म लोन्स दैट इज पैरा 46. ये पैरा 46 है. और फिर उसके बाद में तुमने याद है ब्रांच अकाउंट में इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल सीखा था, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन ऑपरेशंस. वी कॉल दिस एज फॉरेन ऑपरेशंस. सो ये 4 चीजें सीए इंटर में आती है. बट इंडियाज 21 इतना डिटेल में नहीं है. इन दिस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कवर्ड. ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड नहीं है इंडियाज 21 में, बिकॉज दिस वी विल लर्न इन इंडियाज 109. ये हम लोग इंडियाज 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सीखेंगे. ऑल्सो दिस लॉन्ग टर्म लोन इज नॉट कवर्ड. इंडियाज 21 का जो सिलेबस है दैट इज रिड्यूस्ड. इंडियाज 21 का सिलेबस इज रिड्यूस्ड. यहाँ पे अपन लोग ये 2 चीजें सीखने वाले हैं. तो इनफैक्ट सीए इंटर का जो AS11 था वो ज़्यादा डिटेल में तो क्या चीज़ें तो सीखेंगे बट अलग अलग स्टैंडर्ड में चली गई है. सो सेल और परचेज के ट्रांजैक्शंस और फॉरेन ऑपरेशंस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. मैं पहले क्या क्या कवरेज करने वाले वो लिखवा देता हूँ. सो इंडियाज 21 AS11 से थोड़ा सा छोटा है, बिकॉज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ सीख लेंगे. और लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में कोई डिस्कशन इंडियाज 21 में नहीं किया हुआ है. सो राइट कॉन्सेप्ट 1 राइट बिलो दिस. कॉन्सेप्ट 1 में मैं तुमको खाली कवरेज बताऊंगा. हम लोग क्या क्या कवर करने वाले. वी आर गोइंग टू कवर, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं कवरेज को.
लिखो कौन सा वन, कवरेज। कवरेज को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। यूनिट वन, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। यूनिट वन, foreign currency transactions, and unit 2, foreign operations. Unit 2, foreign operations. See, accounting for forward contracts or long term loans, that is out of scope of India's 21. जो चार चीजें सीखी थी उसमें दो चीजें हम लोग AS 11 और India's 21 में सेम है, और दो पॉइंट्स है वो हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, India's 21 में तो नहीं करेंगे। अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, accounting for forward contracts and long term loans. Forward contract and long term loans. Accounting for forward contracts and long term loans is out of scope. Is out of scope of India's 21. Is out of scope of India's 21. यस, ये दोनों हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। चलो इसके बाद लिखो, कवरेज के बाद में हम लोग आ जाते हैं। सी मैं एक चीज और बोलता हूं तुम लोगों को, ये जो आउट ऑफ स्कोप है ना, उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा, बट टॉपिक के लास्ट में। अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्ग टर्म लोन इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडियाज 21। मैं बताता हूं, मैं लास्ट कॉन्सेप्ट में ना थोड़ा सा मैं इस पे बात करने वाला हूं, आउट ऑफ स्कोप पे। बट टॉपिक में एट प्रेजेंट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एट प्रेजेंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस और फॉरेन ऑपरेशंस पे। आउट ऑफ स्कोप में मेनली मैं डिस्कशन करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म लोन्स पे, क्योंकि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग इंडियाज 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में उसका डिस्कशन तो कर ही लेंगे। सो ये लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा। चलो लिखो कॉन्सेप्ट 2, बिलो दिस राइट कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2, ये स्टैंडर्ड को समझने के पहले, यूनिट 1 या यूनिट 2 कुछ भी स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सीखने होंगे अपने को। सो लिखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। राइट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, important definitions. So before starting this standard, I will discuss some definition. और मेरा पहला definition है meaning of exchange rate. My first definition is meaning of exchange rate. Meaning of exchange rate. देखो मैं बोलता हूं
पहले लिख लो, थोड़ा लिख लो, उसके बाद में मैं समझाते जाता हूँ. लिखो, एज पर द प्रोविजंस as per the provisions of as per the provisions of India's 21, as per the provisions of India's 21 comma, exchange rate is the rate, exchange rate exchange rate is the rate. As per the provisions of India's 21, exchange rate is the rate at which exchange rate is the rate at which single unit of foreign currency at which single unit of exchange rate is the rate at which single unit of foreign currency can be exchanged. As per the provisions of India's 21, exchange rate is the rate at which single unit of foreign currency can be exchanged into Indian currency. Can be exchanged into Indian currency. Full stop. पहले लिख लो, मैं बाद में डिटेल में समझा दूँ. क्या लिखा? एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज 21, एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच सिंगल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी एक्सचेंज इनटू इंडियन करेंसी. फुल स्टॉप. इन प्रैक्टिकल लाइफ लिख लो, फिर समझाता हूं. डोंट टेक टेंशन कि समझ में नहीं आ रहा, मैंने अभी तो कुछ समझाया नहीं. इन प्रैक्टिकल लाइफ एक्सचेंज रेट कैन बी क्लासिफाइड in practical life exchange rate can be classified in practical life exchange rate can be classified into two headings. Into two headings. Put a dash and write. Point A, buying rate, and point B, buying rate, and point B, selling rate. बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट. ये क्या बाइंग रेट है, क्या सेलिंग रेट है, ये सब अभी समझो. देखो, अगर हम फॉरेन करेंसी की बात करेंगे ना, तो एक्सचेंज रेट तो बीच में आएगा ही. अगर डॉलर्स की बात करें, पाउंड्स की बात करें, स्टर्लिंग्स की बात करें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की बात करें, whenever we talk about any other currency, any other country's currency, then exchange rate तो डिस्कस होगा ही. If suppose, let's suppose I am traveling to London. अगर मैं लंदन ट्रैवल कर रहा हूं तो आई रिक्वायर लंदन की करेंसी. वहां पे मेरे को अगर खर्चा करना है, आई हैव टू स्पेंड मनी देयर. मैं वहां पे जाऊंगा तो खर्चा करूंगा. सो देयर टू स्पेंड, इंडिया से लंदन अगर ट्रैवल करूं तो आई रिक्वायर लंदन की लोकल करेंसी. अरे वहां पे जाके अपने गांधी जी वाला 100 का नोट नहीं चलने वाला है. कोई इंडियन अगर लंदन में है तो उसको लंदन की लोकल करेंसी रिक्वायर्ड है. पर प्रॉब्लम यह है कि इंडियन रुपीस, अरे इंडियन रुपीस को पाउंड में कन्वर्ट मैं कैसे करूं? हाउ टू कन्वर्ट इंडियन रुपीस इनटू पाउंड?
अब इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, आई विल गो टू बैंक, मैं बैंक के पास जाऊंगा, आई विल टेल देम दैट यू अरेंज लंदन करेंसी फॉर मी। बट बैंक क्या बोलता है मेरे को, सर लंदन का एक पाउंड 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज। मैंने बैंक में जाके बोला मेरे को लंदन की करेंसी चाहिए, वो बोलते एक पाउंड जो है ना वो 100 रुपए के बराबर है। यू गिव अस 100 रुपीज एंड वी विल गिव यू वन पाउंड। आप हमको 100 रुपया दे दो और इसके बदले में हम आपको 1 पाउंड दे देंगे। सो क्या है ना, इफ आई वॉन्ट टू परचेज लंदन करेंसी देन आई हैव टू पे 100 रुपीज फॉर 1 पाउंड, 1 पाउंड लेने के लिए, ताकि मैं लेके जाऊं और लंदन में जो भी मेरा एक्सपेंडिचर है, जो भी ट्रांजैक्शन से करूं, तो 1 पाउंड अगर मेरे को लेना है तो मेरे को 100 रुपये देना पड़ेगा। अरे एक्सचेंज रेट यही रेट होती है। एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी परचेज। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं वैसे हम रुपया देके पाउंड्स परचेज कर रहे हैं। सो एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच टू कंट्रीज करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड। मैं बताता हूं, अगर 1 यूरो चाहिए तो उसके सामने तुमको बैंक को 80 रुपया देना पड़ेगा। अगर हमको $1 चाहिए तो उसके सामने बैंक को अपने को 83 रुपीज देना पड़ेगा। लगभग इतना ही चल रहा है। अगर मेरे को एक हांगकांग डॉलर चाहिए, हांगकांग में भी डॉलर्स चलते हैं, अगर मेरे को एक हांगकांग डॉलर चाहिए तो उसके सामने मेरे को बैंक को 10 रुपये देना पड़ेगा। आई हैव टू पे 10 रुपीज। सो याद रखना, एक्सचेंज रेट को 2 तरीके से हम डील कर सकते हैं। एक तो एक्सचेंज रेट होता है बाइंग रेट और दूसरा होता है एक्सचेंज रेट सेलिंग रेट। अगर मैं फॉरेन करेंसी से इंपोर्ट कर रहा हूं, मैं अगर कुछ फॉरेन करेंसी में इंपोर्ट कर रहा हूं, सपोज मैंने साउथ कोरिया से कुछ इंपोर्ट किया या मैंने चाइना से कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, तो आई हैव टू मेक पेमेंट टू चाइना, आई हैव टू मेक पेमेंट टू साउथ कोरिया। मैं जहां से भी इंपोर्ट करूं मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। सो दिस पेमेंट, अगर मैंने चाइना से इंपोर्ट किया है तो दिस पेमेंट विल बी मेड इन द चाइनीज करेंसी आरएमबी। सो मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा चाइनीज करेंसी में, दैट इज आरएमबी। सो आई हैव टू बाय दिस चाइनीज करेंसी फ्रॉम बैंक। मेरे को बैंक से ये चाइनीज करेंसी खरीदनी पड़ेगी और मेरे को खरीद के फिर पेमेंट करना पड़ेगा। सो बाइंग रेट और सेलिंग रेट बता रहा हूं। मैंने बताया कि पहले तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, जहां पे हम लोग फॉरेन करेंसी खरीदते हैं रुपया देके, तो कितना रुपया देके 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी खरीदते हैं उसको बोला जाता है एक्सचेंज रेट। लेकिन अगर मैं बायर हूं तो बायर मतलब अगर मैं इंपोर्टर हूं और मेरे को पेमेंट करना है फॉरेन सप्लायर को, तो मेरे को फॉरेन करेंसी चाहिए, तो मैं बैंक से फॉरेन करेंसी बाय करूंगा। लेकिन अगर मैं एक्सपोर्टर हूं, एक्सपोर्टर का मतलब है मैंने गुड्स बेचा है, मैंने फॉरेन कंट्री में गुड्स सेल किया है। इफ आई एम एक्सपोर्टर देन आई विल रिसीव मनी। सपोज मैंने एक्सपोर्ट किया यूएस में तो मेरे को डॉलर्स मिलेगा। सो इन दिस केस आई विल गो टू बैंक, जो डॉलर्स मेरे को मिला है ना उसको कन्वर्ट करूंगा ना रुपये में, तो बैंक में मैं जाऊंगा और मेरे डॉलर्स बेचूंगा ताकि वो रुपये में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एसेट्स है, दैट इज डॉलर्स इफ आई हैव, सो आई विल गिव टू बैंक एट सेलिंग रेट। बट इफ आई रिक्वायर फॉरेन करेंसी, अगर मेरे को फॉरेन करेंसी चाहिए, मैंने कुछ परचेज किया, परचेज का पेमेंट करने के लिए अगर फॉरेन करेंसी चाहिए तो उसके लिए मैं जाके फॉरेन करेंसी खरीदूंगा। अच्छा, ये कहाँ से खरीदना है? दिस करेंसी इज बॉट आइदर फ्रॉम बैंक और फ्रॉम सम एक्सचेंजर जिसके पास लाइसेंस है। कई लोगों के पास लाइसेंस होता है, फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, वो लोग फॉरेन करेंसी बेचने खरीदने का काम करते हैं। सो आइदर यू कैन परचेज फ्रॉम बैंक और फ्रॉम सम एक्सचेंजर जिसको लाइसेंस मिला हुआ है। मोस्टली पीपल बाय फ्रॉम बैंक ओनली। सो बैंक विल चार्ज समथिंग ऑन दिस बाइंग रेट। अरे बैंक ऐसे नहीं करेगा, बैंक अपने को है ना करेंसी खरीदने बेचने पे अपने से कुछ कमाएगा। मैं तुमको बताता हूँ, सपोज आई गो टू लंदन। अगर मैं लंदन जा रहा हूँ तो मेरे को लंदन की करेंसी चाहिए, पाउंड्स चाहिए।
तो मेरे को फॉरेन करेंसी चाहिए. इफ आई एम गोइंग टू लंदन आई रिक्वायर देयर करेंसी, सो आई विल परचेज पाउंड्स फ्रॉम बैंक. मैं बैंक से पाउंड्स परचेज करूंगा. बट आफ्टर रिटर्निंग, अगर मेरे पास मैंने जितना पाउंड्स लिया था अगर पूरा खर्चा नहीं हुआ, आफ्टर रिटर्निंग इफ सम पाउंड्स आर लेफ्ट विथ मी, मेरे पास अगर कुछ पाउंड्स पड़े हैं, देन आई विल गिव इट टू बैंक एट सेलिंग रेट. वो मैं बैंक को दे दूंगा वापस से. अरे जाने के टाइम पे चाहिए था, मैंने पाउंड्स खरीदे तो मैंने कौन से रेट पे परचेज किए? बाइंग रेट पे. और फिर कुछ बच गया, पाउंड्स बच गया, तो आने के बाद में वो बचे हुए पाउंड्स को वापस से रुपए में कन्वर्ट करना है, तो वो पाउंड्स बेच दिया मैंने और उसको रुपए में कन्वर्ट कर लिया. सो इफ आई एम इम्पोर्टर आई हैव टू पे टू माई क्रेडिटर्स, सो आई विल परचेज फॉरेन करेंसी फ्रॉम बैंक एट द बाइंग रेट. बट इफ आई एम अ सेलर, एक्सपोर्टर, then I will receive foreign currency from my debtors. So I will sell it to bank at selling rate. So payment of liability, payment of liability के लिए there is a buying rate. And for collection from debtors, that is assets, we have selling rate. तुम बोलोगे सर आप ये दो अलग अलग रेट क्यों बोल रहे हो? याद रखना, रिमेंबर, मैं बाइंग रेट और सेलिंग रेट दोनों अलग क्यों समझा रहा हूं? बिकॉज इन इंडिया बाइंग रेट इज लिटिल मोर. बाइंग में जो एक्सचेंज रेट है ना, बाइंग के लिए फॉरेन करेंसी बाय करने के लिए जो एक्सचेंज रेट है, दैट इज लिटिल मोर देन सेलिंग रेट. अगर बाइंग रेट 91 है, अगर बाइंग रेट 91 है ना, तो सेलिंग रेट होगा 90.5. सेलिंग रेट होगा 90.5. हाँ, सो ये दोनों रेट में थोड़ा सा फर्क होता है. वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस I will not speak about buying rate or selling rate. You have to understand on your own. But if I am talking about assets, then it is selling rate. अगर मैं कुछ कलेक्शन कर रहा हूं तो अपने आप से समझ जाना ये सेलिंग रेट ही है. प्रॉब्लम में जो रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखी है वो सेलिंग रेट ही है. एंड if I am talking about payment of liability, then you will understand on your own that this is buying rate. क्योंकि मेरे को फॉरेन करेंसी खरीद के पेमेंट करना. हमारे पास घर में फॉरेन करेंसी नहीं पड़ी होती है. इंडिया में हमारे पास रुपए होते हैं तो हमको फॉरेन करेंसी खरीदनी पड़ती है. सी प्रैक्टिकली बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट आर नॉट सेम. बाइंग रेट थोड़ा सा महंगा होता है और सेलिंग रेट थोड़ा उसका प्राइस कम होता है. सो प्रैक्टिकली बाइंग रेट और सेलिंग रेट दोनों सेम नहीं है. बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्रिजम्पशन है कि ये दोनों रेट सेम है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों रेट सेम है, वो तुमको अलग अलग रेट्स नहीं देंगे. So we will not discuss anything on buying and selling rate because for us it is equal. Problem में वो अलग अलग नहीं दे रखे रहेंगे. So in this India's exchange rates जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना, exchange rate जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो तुम लोग 4 अलग अलग exchange rate पढ़ने वाले हो. कौन से 4 अलग अलग exchange rate? बिगिनिंग ऑफ द ईयर की जो रेट होगी उसको बोलेंगे ओपनिंग रेट. ओपनिंग रेट बिगिनिंग ऑफ द ईयर की रेट को बोलेंगे ओपनिंग रेट. एंड ऑफ द ईयर की जो रेट होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग रेट. एंड ऑफ द ईयर में जो रेट ऑफ एक्सचेंज चलेगी उसको बोलेंगे क्लोजिंग रेट. और एक होगा एवरेज रेट. एवरेज रेट, ये एवरेज रेट कैसे मिलेगा? 365 डेज फॉर एंटायर ईयर, जितने भी जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज है ना पूरे साल भर में, ये 365 डेज का एवरेज रेट होता है. सो ऑल डेज रेट्स, 365 डेज में जो भी ऑल डेज की रेट्स होती है उसको डिवाइड कर देने का 365 से, सो अपने को मिल जाएगा एवरेज रेट. और एक होगा स्पॉट रेट. स्पॉट रेट, वन विल बी स्पॉट रेट. सो यू विल सी दिस 4 टाइप्स ऑफ रेट्स. हाँ, सो वी विल यूज दिस रेट्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये 4 रेट्स की बात करेंगे. अरे प्रैक्टिकल बात करें तो टोटल 8 रेट हो जाएगा, बिकॉज बाइंग के लिए ये 4 आइटम्स, बाइंग रेट्स के लिए भी ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट, स्पॉट रेट, और सेलिंग के लिए भी ये 4 रेट होगा. सेलिंग रेट के लिए भी ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज और स्पॉट रेट. सो देखा जाए तो 8 हो जाएगा. बट फॉर इंडियस बाइंग रेट, सेलिंग रेट दोनों सेम ही है, वो तुमको अलग अलग नहीं देंगे. वो तो मैंने तुमको एक अंडरस्टैंडिंग दे दी है, नॉलेज दे दी है कि दोनों रेट्स अलग अलग होती है. फॉर इंडियस बोथ रेट्स आर सेम. वी हैव 4 रेट्स ओनली. इंडियस पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों सेम है ना,
बाइंग और सेलिंग तुमको अलग अलग नहीं देंगे, वो अपने आप को समझ लेना है। वो कभी भी प्रॉब्लम में नहीं बोलेंगे बाइंग रेट सेलिंग रेट, वो अपने आप को समझ लेना है कि अगर हमको कुछ पेमेंट करना है तो ये बाइंग रेट ही है, और अगर हमको कुछ कलेक्शन करना है तो ये सेलिंग रेट ही है। वो सेपरेटली देने वाले नहीं है। तो अपने को तो खाली ये 4 चीज़ें याद रखनी है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो ओपनिंग रेट, एंड ऑफ द ईयर में जो रेट ऑफ एक्सचेंज है दैट इज क्लोजिंग रेट, और 365 डेज जो भी साल भर की रेट से डिवाइड बाय 365 एवरेज रेट, और जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है उस दिन के रेट को बोलते हैं स्पॉट रेट। जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, द रेट विच वॉज प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, the rate of exchange which was prevailing on the date of transaction is known as spot rate, उसको हम लोग बोलते हैं spot rate। चलो, सो ये अपना हो गया कंप्लीट। जितना मेरे को समझाना था मैंने समझा दिया, थोड़ा सा और लिख लेते। पहला डेफिनेशन है, थोड़ा सा और लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एक बार क्लियर हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद में हम लोग ये टॉपिक शुरू करते हैं। सी अगर प्रॉब्लम में बाइंग रेट और सेलिंग रेट अलग अलग दे रखा है ना, तो फिर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी के लिए हम लोग बाइंग रेट अप्लाई करेंगे, और कलेक्शन ऑफ एसेट्स दैट इज डॉलर्स को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए, फॉरेन करेंसी को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सेलिंग रेट अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई सेलिंग रेट। चलो, मैंने क्या लिखवाया था, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियस 21, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियस 21 exchange rate is the rate at which single unit of foreign currency can be exchanged into Indian currency. In practical life, exchange rate can be classified into two headings, buying rate and selling rate. एक लाइन छोड़ के लिखना, या अगले लाइन पे लिख दो, पॉइंट ए बाइंग रेट, point A buying rate. Yes, buying rate is the rate buying rate is the rate, yes right, buying rate is the rate at which buying rate is the rate at which foreign currency is purchased buying rate is the rate at which foreign currency is purchased by an entity buying rate is the rate at which foreign currency is purchased by an entity to repay its liabilities. So buying rate is the rate at which foreign currency is purchased by an entity to repay its liabilities. Below that, write point B. Selling rate. Point B is selling rate. Selling rate is the rate. Selling rate selling rate is the rate at which selling rate is the rate at which foreign currency, selling rate is the rate at which foreign currency is sold, at which
foreign currency is sold. Selling rate is the rate at which foreign currency is sold to recover assets. Selling rate is the rate at which foreign currency is sold to recover the assets. जो हमारे पास डॉलर्स पड़े होते हैं वो हमारे एसेट ही तो है. टू रिकवर द एसेट्स. सो मैंने बताया बाइंग रेट इज द रेट एट विच फॉरेन करेंसी इज परचेज बाय एन एंटिटी टू रीपे इट्स लाइबिलिटीज, बट सेलिंग रेट इज द रेट एट विच फॉरेन करेंसी इज सोल्ड टू रिकवर द एसेट्स. सी बाइंग रेट रिमेन्स हायर इन मार्केट. थोड़ा बाइंग रेट हायर रहता है. अगले लाइन पे लिखो. अगले लाइन पे लिखो नोट. बाइंग रेट रिमेन्स हायर इन मार्केट. बाइंग रेट remains higher in market. Buying rate remains higher in market. While applying India's 21. While applying India's 21, it will be assumed while applying India's 21, it will be assumed that both rates are similar. It will be assumed that both rates are similar. So buying rate remains higher in market while applying India's 21. It will be assumed that both rates are similar. Full stop. Exchange rates should be classified under 4 headings. Should be classified under 4 headings. Exchange rates should be classified under 4 headings. कौन से हेडिंग्स? पहला ओपनिंग रेट, जो बिगनिंग ऑफ द ईयर रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको बोलते हैं हम लोग ओपनिंग रेट. इट प्रिवेल्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. It prevails at the beginning of the year. So beginning of the year जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको बोलेंगे ओपनिंग रेट. नेक्स्ट है क्लोजिंग रेट. It prevails at the end of the year. It prevails at the end of the year. फिर आता है स्पॉट रेट.
इट प्रिवेल्स ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस का मतलब है हर दिन, जिस दिन तुम ट्रांजैक्शन करो उस दिन का जो रेट है उसको बोला जाता है स्पॉट रेट। इट प्रिवेल्स ऑन डेली बेसिस। इट प्रिवेल्स ऑन डेली बेसिस। या फिर बोल सकते हो डेट वाइज। और एकदम प्रॉपर समझना है इसको, एकदम प्रॉपर समझना है। सो रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। रेट प्रिवेलिंग ऑन द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। और फोर्थ हेडिंग है, देख लो, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, स्पॉट रेट, और एक आ जाएगा एवरेज रेट। एवरेज रेट, एवरेज रेट। इट प्रिवेल्स ड्यूरिंग द ईयर ऑन एवरेज बेसिस। It prevails during the year on average basis. In short, total of 365 rates divided by 365. Aggregation of 365 rates. Aggregation of 365 rates डिवाइड बाय 365। सो पूरे साल भर की जो रेट्स है उसका टोटल करो, उसको 365 से डिवाइड कर दो तो अपने को एवरेज रेट मिल जाती है। ये अपना पहला, सबसे पहला डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। मीनिंग ऑफ, क्या समझा मैंने? मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट। दूसरा डेफिनेशन, सी मेरा ऑलमोस्ट पेज ही खत्म हो गया, बट ठीक है लिख दो। डेफिनेशन 2 कंटिन्यू कर लो, एक लाइन छोड़ के, डेफिनेशन से तो है। नंबर 2, सबसे पहले मैंने क्या समझा है? मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट्स। डेफिनेशन नंबर 2 लिखोगे, मीनिंग ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। कंटिन्यू कर लो, अगले पेज पे नहीं जाना, जगह है तो कंटिन्यू करो। मीनिंग ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी transactions। मीनिंग ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। अब ये मॉनेटरी क्या है, नॉन मॉनेटरी क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। चलो पहला डेफिनेशन तो हो गया, मीनिंग ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। सो व्हाट इज दिस मॉनेटरी, व्हाट इज दिस नॉन मॉनेटरी, पहले ये समझते हैं, फिर मैं लिखवाना चालू करता हूँ। ये 2-3 डेफिनेशन है, एक बार ये डेफिनेशन हो जाता है, फिर उसके बाद में टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो 2 मिनट मेरे को दे दो, मैं समझा देता हूँ। मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूँ। ये बैलेंस शीट में मेरे पास क्या क्या आइटम है वो समझ लो। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में मेरे पास है फॉरेन करेंसी डेटर्स। फॉरेन करेंसी डेटर्स, फॉरेन करेंसी डेटर्स कितने के? मेरे पास $10,000। मेरे बैलेंस शीट में मेरे को $10,000 लेना है फ्रॉम फॉरेन कस्टमर्स। अच्छा, मेरे पास और एक चीज है,
फॉरेन करेंसी लोन, मैंने फॉरेन करेंसी में लोन ले रखा है। कितने का लोन ले रखा है? $10,000 का मैंने फॉरेन करेंसी में लोन ले रखा है, बराबर। अब देखो ना, डेटर से मेरे को $10,000 लेने हैं, मेरे को डेटर से कितना लेना है? $10,000। सो विल दे गिव मी $11,000? मेरे को डेटर से लेना है $10,000, तो क्या मेरे को वो $11,000 दे देंगे? लेना 10,000 है तो $11,000 देंगे क्या वो लोग? नहीं। लेना 10,000 है तो क्या वो मेरे को $9,000 देंगे? नहीं देंगे, बराबर। मेरे को 10,000 लेना, आंसर इज नो, नाइदर 11,000 और 9,000। मेरे को लेना $10,000 और उनसे $10,000 ही आएगा। अच्छा, मेरे को लोन कितना रिपे करने का है? $10,000 का लोन रिपे करना है। सो विल आई पे मोर देन 10,000? मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये 10,000 प्रिंसिपल के जगह पे मैं $11,000 दे दूं क्या? या $9,000 दे दूं क्या? नहीं। तो मेरे को जितना डॉलर्स का पेमेंट करना है, जितना डॉलर्स कलेक्ट करना है, उतना ही आएगा। सो ना तो मैं ज़्यादा पे करूंगा, ना मेरे को कम या ज़्यादा मिलेगा। मैं पे करते समय भी कम या ज़्यादा नहीं दूंगा, और मेरे को डेटर से कलेक्शन भी करना है तो $10,000 ही करना है। सो कोई भी रिसीवेबल और पेएबल, ये पेएबल हुआ, और यहां पे बात चल रही है रिसीवेबल की, यहां पे बात चल रही है रिसीवेबल की। सो कोई भी रिसीवेबल और पेएबल अगर फॉरेन करेंसी में फिक्स्ड है, कोई भी रिसीवेबल और पेएबल कौन से करेंसी में फिक्स्ड है? फॉरेन करेंसी में अगर फिक्स्ड है, फॉरेन करेंसी में फिक्स्ड है, तो उसको बोला जाएगा मॉनेटरी आइटम। एनी रिसीवेबल और पेएबल इफ इट इज फिक्स्ड इन फॉरेन करेंसी देन इट इज नोन एज मॉनेटरी आइटम। अरे इंडियन करेंसी में तो फिक्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट है ना, रोज बदलते रहते हैं। आज $10,000 है, अगर एक्सचेंज रेट 100 रुपया चल रहा है तो इसकी वैल्यू अलग होगी। एक्सचेंज रेट 90 चल रहा है तो 10,000 इंटू 90 अलग होगा। एक्सचेंज रेट 80 चल रहा है तो अलग होगा, 110 होगा एक्सचेंज रेट तो अलग होगा। सो इंडियन करेंसी में तो फिक्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट रोज बदलते रहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इट इज फिक्स्ड इन फॉरेन करेंसी। फिक्स मीन्स वी नो एग्जैक्टली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल है, फॉरेन डेटर्स है, फॉरेन क्रेडिटर्स है। फॉरेन डेटर से कितना मिलना है? $10,000 मिलना है तो 10,000 मिलेगा। मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ फॉरेन करेंसी में। क्रेडिटर्स को अगर मेरे को $5,000 का पेमेंट करना है, $5,000 का, तो मैं $5,000 का ही पेमेंट करूंगा। बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल है, फॉरेन करेंसी लोन है, फॉरेन करेंसी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एंड फॉरेन करेंसी डिबेंचर्स है, फॉरेन करेंसी बैंक नोट्स है। सी ऑल आइटम्स ऑफ, सी मैं बताता हूँ ना, ये सब पे मेरे को इनफ्लो और आउटफ्लो फिक्स्ड है। मेरे को मालूम है फॉरेन करेंसी में मेरे को कितना पैसा लेना है। सी ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट्स आर नॉट फिक्स्ड। बैलेंस शीट के सारे आइटम्स फिक्स नहीं होते। बैलेंस शीट के सारे आइटम्स फिक्स नहीं होते। ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट इज नॉट फिक्स्ड। एग्जांपल है, मैं एग्जांपल बोलता हूं, अगर बैलेंस शीट में स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर बैलेंस शीट में स्टॉक है तो स्टॉक इज नॉट फिक्स्ड, बिकॉज इट्स प्राइस इज डिसाइडेड व्हेन इट इज सोल्ड। जब हम लोग बेचते हैं, बेचने के बाद जब वो डेटर्स में कन्वर्ट हो जाता है, स्टॉक हम लोग बेचते हैं ना, तो जिससे पैसा लेना होता है वो डेटर्स होता है, जिससे पैसा लेना होता है वो डेटर्स होता है, और डेटर्स की अमाउंट फिक्स्ड होती है, बट स्टॉक की प्राइस फिक्स नहीं होती, बिकॉज इट इज डिसाइडेड ओनली व्हेन इट इज सोल्ड। मैं एक और अकाउंट की बात करूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इफ आई टॉक अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये मैंने परचेज किया है। कहां पे परचेज किया है? आई परचेज्ड इन दुबई। मैंने कुछ प्रॉपर्टी परचेज की है दुबई में, तो उसको मैं मॉनेटरी नहीं बोलूंगा, इट्स नॉन मॉनेटरी, बिकॉज ओनली व्हेन इट इज सोल्ड उसकी प्राइस डिसाइड होगी, उसकी प्राइस डिसाइड होगी। ओनली सोल्ड प्राइस कैन बी, अभी थोड़ी यार, जब जैसे मैं स्टॉक का बता रहा हूं, स्टॉक की प्राइस फिक्स नहीं होती है। क्यों फिक्स नहीं होती है? प्राइस फिक्स क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसकी प्राइस डिसाइड होती है बेचने पे। सो मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहां पे परचेज किया? इंडिया में नहीं किया है, आई परचेज इन फॉरेन कंट्री। मैंने दुबई में परचेज किया, तो उसको मैं मॉनेटरी नहीं बोलूंगा, उसको नॉन मॉनेटरी बोलूंगा, जो फॉरेन करेंसी में फिक्स नहीं होता है। अरे स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की प्राइस बदलती है,
बदलती है, स्टॉक कॉस्ट, एनआरवी, विच एवर इज लोअर, और फाइनली जिस दिन बेचते हैं उस दिन एक प्राइस फाइनल डिसाइड होती है. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इफ आई परचेज इन दुबई, इट्स नॉन मॉनेटरी बिकॉज ओनली सोल्ड प्राइस कैन बी डिसाइडेड. याद रखना, मैंने परचेज किया इक्विटी शेयर्स इन फॉरेन करेंसी, मैंने फॉरेन कंट्री में कोई इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो उसको भी मैं नॉन मॉनेटरी बोलूंगा, क्योंकि प्राइस इज डिसाइडेड ऑन सेल ओनली. जब बेचूंगा तब प्राइस डिसाइड होगा उसका. सो याद रखना, फॉर मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट, फॉर मॉनेटरी जो भी मॉनेटरी आइटम्स होता है ना, फॉर मॉनेटरी के केस में याद रखना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कितना पैसा लेना है देना है वो फिक्स हो जाता है. कितना पैसा लेना है देना है वो फिक्स हो जाता है. मेरे पास जमीन पड़ी है, कोई पूछेगा कितने की है, तो मैं क्या बोलूंगा, मालूम नहीं, जिस दिन बेचूंगा उस दिन देखते हैं कितने की है, प्राइस जो पड़ा है वो पड़ा है. बट मेरे बैलेंस शीट में डेटर्स है, कोई पूछेगा कितना पैसा आना है तो मैं बता दूंगा 10,000 आना है. फॉरेन करेंसी लोन कितना देना है तो मैं बता दूंगा 10,000 देना है. सो याद रखना, बैलेंस शीट के सारे आइटम्स मॉनेटरी आइटम्स नहीं होते. अगर मैं एक बैलेंस शीट बना के बताऊं तो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स कितना पैसा मिलेगा वो तो सेल पे डिसाइड होगा, आज थोड़ी डिसाइड होगा. आज तो जो पैसा पड़ा है वो पड़ा है, आज तो जो वैल्यू पड़ी है वो पड़ी है. इन्वेस्टमेंट जब कुछ नहीं बोला जाता तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है. कितना पैसा मिलेगा, अरे जब बेचूंगा तब मिलेगा, आज थोड़ी मिलेगा. अब तो जो पड़ा है वो पड़ा है, रहने दो. तो इसको बोला जाएगा नॉन मॉनेटरी. वी कॉल दिस एज नॉन मॉनेटरी. अगर स्टॉक पड़ा है तो कोई पूछेगा स्टॉक का कितना पैसा मिलेगा, तो मैं बोलूंगा अरे जब बेचूंगा तब मिलेगा, आज थोड़ी. आज तो जो वैल्यू पड़ी है. तो ये भी नॉन मॉनेटरी. इसके अलावा बाकी जो करंट एसेट्स है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, वो सारे मॉनेटरी आइटम्स. 2,000 मॉनेटरी आइटम्स. कोई पूछे कितना पैसा मिलेगा तो मालूम है डेटर से $10,000 मिलेगा. मैं फॉरेन करेंसी में फिक्स की बात कर रहा हूं, इंडियन करेंसी में नहीं. लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है. शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है. शेयर कैपिटल में दोनों आ जाते हैं, इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया. ये है नॉन मॉनेटरी. नॉन मॉनेटरी, अरे अपना शेयर कैपिटल है, अपना शेयर कैपिटल. लोन चुकाना है, कितना अमाउंट चुकाना है, फॉरेन करेंसी में फिक्स्ड है. 10,000 का लोन है, $10,000 का, तो $10,000 ही अपने को रिपे करना है. क्रेडिटर्स है, करंट लाइबिलिटीज है, तो इनको बोला जाएगा मॉनेटरी. इनको बोला जाएगा मॉनेटरी. तो मॉनेटरी आइटम्स आर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विच आर फिक्स्ड इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कोई रिसीवेबल्स थोड़ी है, पैसा थोड़ी मिलने वाला है मेरे को. मैं बेचूंगा और पैसा नहीं आया तो फिर मैं बोलूंगा रिसीवेबल्स, आज थोड़ी बेच रहा हूं. शेयर कैपिटल कोई पेएबल्स थोड़ी है, रिजर्व्स कोई पेएबल्स थोड़ी है. मैं बात कर रहा हूं पैसा लेना और देना है, लेना है देना है. फॉरेन करेंसी में अगर अमाउंट फिक्स्ड है तो उसको मॉनेटरी आइटम बोला जाएगा. सो मॉनेटरी आइटम्स आर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विच आर फिक्स्ड इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स. See, these items may be in the form of, I can say debtors है, creditors है, bill receivable है, bills payable है, loan है, बैंक बैलेंसेस है, बैंक बैलेंसेस. और नॉन मॉनेटरी आइटम्स वो एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं which is not fixed in foreign currency from the point of view of receivables and payables. From the point of view of receivables and payables. हाँ, these are in the form of fixed assets. ये fixed assets हो सकते हैं, inventories हो सकती है. Investments, long-term investments in equity shares, equity share capital reserves. So ये सब items है, ये सब. I hope you all have understood. बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? Monetary, non-monetary. Have you all understood monetary and non-monetary? मैंने सीए इंटर में कैसे सिखाया था मॉनेटरी आइटम. मैंने बोला था सच आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड बी आइदर एसेट और लायबिलिटी. सच आइटम, बिकॉज हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट आइटम्स की. और दूसरा पॉइंट मैंने बोला था अमाउंट इज फिक्स्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट. अमाउंट इज फिक्स्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट. जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पैसा लेने का देने का, उसके हिसाब से अमाउंट फिक्स्ड है और वो रिसीवेबल पेएबल होना चाहिए इन फॉरेन करेंसी. ये 3 पॉइंट्स मैंने बोले थे, ये 3 पॉइंट्स. तो
मैं तुमको समरी के लिए ये 3 पॉइंट्स भी लिखा देता हूं. लिखो मीनिंग ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स. लिख लेते हैं. एवरीबॉडी अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. मैंने जमीन फॉरेन करेंसी में खरीद रखी है, लेकिन कोई पूछेगा कितने की है, तो मैं बोलूंगा पड़ा है भाई. कितना पैसा मिलने वाला है? अरे मिलने वाला क्यों है? मैं थोड़ी बेच रहा हूं. तो रिसीवेबल पेबल थोड़ी है. मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करके रखा है. कोई पूछेगा कितने का इन्वेस्टमेंट्स है, मैं बोलूंगा बैलेंस शीट देख लो. कोई पूछेगा कितना मिलने वाला है, तो मैं बोलूंगा बेचना थोड़ी है मेरे को. जब बेचूंगा तब देखूंगा कितना मिलने वाला है. आज थोड़ी बेच रहा हूं, तो वो नॉन मॉनेटरी माना जाएगा. मीनिंग ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बिलो दिस राइट. पॉइंट ए, सबसे पहला लिखो पॉइंट ए. पॉइंट ए मॉनेटरी आइटम्स. monetary items. Monetary items. लिखो monetary items are assets monetary items monetary items are assets and liabilities. Monetary items are assets and liabilities. Monetary items are assets and liabilities which are fixed. Monetary items are assets and liabilities which are fixed in foreign currency. Which are fixed in foreign currency from the point of view of from the point of view which are fixed in foreign currency from the point of view of receivables and payables. From the point of view of receivables and payables. These items may be in the form of debtors, creditors, bills receivable, bills payable, bills receivable, bills payable, loans, bank balance, loans, bank balance, etc. So ये सब में फॉरेन करेंसी में अमाउंट फिक्स्ड होती है. फिर लिखो नॉन मॉनेटरी आइटम्स. राइट, नॉन मॉनेटरी आइटम्स. Non monetary items.
Non-monetary items are assets. Non-monetary items are assets and liabilities non-monetary items are assets and liabilities which are not fixed. Non-monetary items are assets and liabilities which are not fixed. Which are not fixed in foreign currency. Which are not fixed in foreign currency, full stop. These may be in the form of these may be in the form of these may be in the form of fixed assets, this may be in the form of fixed assets, comma, investments, this may be in the form of fixed assets, this may be in the form of fixed assets, comma, investments. When I say investments का मतलब long term ही होता है. When nothing is said, investments are assumed to be long term. Inventory, that is stock. Inventory के बाद equity share capital, equity share capital, reserves and surplus, equity share capital, reserves and surplus, etc. चलो ये हो गया मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम्स. अभी नेक्स्ट डेफिनेशन, मैंने 2 डेफिनेशन समझा दिए तुम लोगों को. लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 3. मीनिंग ऑफ फंक्शनल करेंसी. मीनिंग ऑफ फंक्शनल करेंसी. एक्चुअली मैं 3 चीजें समझाऊंगा अभी एक साथ. मीनिंग ऑफ फंक्शनल करेंसी, मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी. ऐसे मैं तुम लोगों को तीन चीजों के मीनिंग समझाऊंगा. सिर्फ फंक्शनल करेंसी एक होता है देखो करेंसी में. अब तुमको 3 टाइप बताऊंगा मैं. नंबर 1 इज फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी. दूसरा मैं समझाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल करेंसी. फॉरेन करेंसी, देन फंक्शनल करेंसी, और थर्ड में समझाऊंगा रिपोर्टिंग करेंसी. कुछ नहीं लिखना है, ध्यान देना है खाली. लिखाने का नोट्स में लिखवाता हूं तभी लिखने का. सिर्फ फॉरेन करेंसी याद रखना. जो करेंसी लोकल करेंसी है, जो लोकल करेंसी से अलग करेंसी है, उसको हम बोलेंगे फॉरेन करेंसी. इंडियन करेंसी के अलावा कोई भी दूसरी करेंसी फॉरेन करेंसी है. अरे पाकिस्तान की करेंसी है, बांग्लादेश की करेंसी है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग,
कोई भी कंट्री अदर देन इंडिया की करेंसी, कोई भी दूसरे कंट्री की करेंसी होगी, उसको हम बोलेंगे फॉरेन करेंसी. इन शॉर्ट, दैट करेंसी विच इज नॉट इंडियन करेंसी इज फॉरेन करेंसी. सो ये हो गया फॉरेन करेंसी, मतलब हमारी करेंसी नहीं, इंडियन करेंसी के अलावा सारी करेंसी को बोलेंगे फॉरेन करेंसी. अच्छा, बात करेंगे रिपोर्टिंग करेंसी की. तो रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब है वो करेंसी जिसमें हम हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. अब इंडिया की रिपोर्टिंग करेंसी है INR, रुपया, क्योंकि हम लोग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रुपीस में बनाते हैं. सो रिपोर्टिंग करेंसी इज दैट करेंसी इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. What do you mean by functional currency? See, functional currency is that currency in which we operate the business. Operate the business का मतलब है परचेज के ट्रांजैक्शन है, सेल के ट्रांजैक्शंस है, इन्वेस्टमेंट्स, इनकम, एक्सपेंसेस. जो करेंसी में हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, लोन टेकन, लोन लिया है हमने, लोन रिपे किया है. सो परचेज, सेल्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, इनकम, एक्सपेंसेस, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जो करेंसी में होते हैं, वो करेंसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल करेंसी. फंक्शनल करेंसी. तुम बोलोगे सर इंडिया में अगर बिजनेस ऑपरेट होगा तो फंक्शनल करेंसी रुपया होगा. बराबर है, फंक्शनल करेंसी रुपया होगा. तो मैं यही तो बोलता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने IFRS से कॉपी करी एज इट इज, वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये जो फंक्शनल करेंसी का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो सारे रुपए में होगा. लेकिन देर आर सर्टन कंट्रीज जहां पे दो करेंसीज चलती है. मैं तुमको बताता हूं, तुम एग्जाम्पल ले लो हांगकांग. यू नो हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना. हांगकांग चाइना का पार्ट है, लेकिन है ना वो 100 इयर्स के लिए लीज पे था ग्रेट ब्रिटेन के पास. 100 इयर्स के लीज पे था, तो ब्रिटेन ने उसको पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन जैसा बना दिया. तुम देखो हांगकांग अगर देखते हो और दूसरे चाइनीज प्रोविंसेस देखते हो तो दोनों में फर्क है. हांगकांग एग्जैक्टली लुक्स लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड. सो दो हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना, बट वहां पे है ना करेंसी अलग है. चाइना की करेंसी नहीं चलती है. उनकी जो फंक्शनल करेंसी है, हांगकांग में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो हांगकांग डॉलर्स में होते हैं. चाइनीज RMB में नहीं होते, चाइनीज करेंसी में नहीं होते. लेकिन बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ चाइना, वो चाइना का ही पार्ट है, तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना एंड ऑफ द ईयर में, वो चाइनीज करेंसी में बनाते हैं, चाइनीज करेंसी के लिए बनाते. सी, इंडिया के लिए ये फालतू कॉन्सेप्ट है. फॉर इंडिया दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल, बट देर आर सर्टन कंट्रीज. तो तुम बोलोगे सर तो नॉलेज के लिए सीख लेते हैं. अरे इंडियस नॉलेज के लिए थोड़ी है, इंडियस तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. चलो ठीक है, ये IFRS से एज इट इज कॉपी किया हुआ है, सिलेबस का पार्ट है, तो मैंने सिखा दिया कि ये फंक्शनल करेंसी का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब एक कंट्री में दो करेंसी है, ट्रांजैक्शंस अलग करेंसी में हो रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग करेंसी में. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो करेंसी में बनता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग करेंसी, और जो करेंसी में ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको बोला जाता है फंक्शनल करेंसी. मैं बताता हूँ, इंडिया में भी अगर तुम 5 स्टार होटल्स में जाते हो ना, तो 5 स्टार होटल्स दे एक्सेप्ट मल्टीपल करेंसी. इंडिया में 5 स्टार होटल्स में जाओ, 5 स्टार होटल्स में जाओगे और तुम डॉलर्स में पेमेंट करेंगे तो ले लेंगे. हाँ, लेकिन उनकी क्या फंक्शनल करेंसी रुपया ही है. वो मल्टीपल करेंसी एक्सेप्ट करते हैं, बट उनकी फंक्शनल करेंसी रुपया ही है, क्योंकि मेन ट्रांजैक्शंस रुपए में होते हैं. बोलो बच्चों, समझ में आया? फॉरेन करेंसी का मतलब है वो करेंसी विच इज नॉट इंडियन करेंसी. फंक्शनल करेंसी का मतलब है एंड ऑफ द ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अलग करेंसी में बन रहा है और ट्रांजैक्शंस अलग करेंसी में हो रहा है. तो जो करेंसी में बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको बोला जाता है फंक्शनल करेंसी. और रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे कौन से करेंसी में बने हैं, जो करेंसी में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उनको बोला जाता है रिपोर्टिंग करेंसी. ठीक है ना? चलो ये लिख लेते हैं.
पहला है मीनिंग ऑफ फंक्शनल करेंसी। बोलो मीनिंग ऑफ फंक्शनल करेंसी। एज पर द प्रोविजंस ऑफ as per the provisions of India's 21 as per the provisions of India's 21 comma functional currency is the currency in which business is operated functional currency is the currency in which business is operated under economic environment. Under economic environment, full stop. It is the currency in which sales, purchases, investments. It is the currency in which sales, purchases, investments, loans are recorded. In India, functional currency is INR. In India, functional currency is INR. इंडियन रुपया ये अपनी फंक्शनल करेंसी। नंबर 4 इज मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग करेंसी। नंबर 4 मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग करेंसी। मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग करेंसी। अंडरलाइन करो और उसके नीचे लिखो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज 21 as per the provisions of India's 21 comma functional currency is the currency functional currency is the currency in which business is operated
As per the provisions of India's 21, functional currency is the currency in which business is operated under economic environment. Under economic environment. It is the currency. सर ये रिपोर्टिंग का मीनिंग क्या है? एक मिनट है, मैंने मिस्टेक, एक मिनट है, मैंने तुमको दिमाग से निकल गया, मैं फंक्शनल करेंसी लिखवा दिया वापस. As per the provisions of India's 21, रिपोर्टिंग करेंसी, कट करना पड़ेगा भाई, तुम्हारा मिस्टेक हो जाएगा. As per the provisions of India's 21, reporting currency is the currency in which financial statements are prepared. In which financial statements as per the provisions of India's 21, reporting currency is the currency in which financial statements are prepared. Full stop. In India, reporting currency is INR. In India, reporting currency is INR. It means that functional currency and reporting currency are same in India. It means that functional currency and reporting currency it means that functional currency and reporting currency are same in India. It means that functional currency and reporting currency are same in India, but it may be different in other countries. But it may be different. बट इट मे बी डिफरेंट इन अदर कंट्रीज. मैं तुमको एग्जाम्पल वो चाइना वाला लिखवा देता हूँ, चाइना एंड हांगकांग. एग्जाम्पल चाइना एंड हांगकांग. दो डिवीजन, फंक्शनल करेंसी and reporting currency. Functional currency and reporting currency. हांगकांग में फंक्शनल करेंसी है हांगकांग डॉलर्स.
Hong Kong dollars. But reporting currency है Chinese currency, that is Chinese RMB. ये उनकी करेंसी। तो ये कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वो कंट्रीज के लिए जहां पे दो अलग अलग करेंसीज चलती है। हमारे यहाँ पे नहीं चलती। हमारे यहाँ पे बिजनेस भी रुपया में होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इंडियन रुपीज में ही होता है। हाँ, मेरा लास्ट डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। इंडियन करेंसी को छोड़ के सारी करेंसीज को हम फॉरेन करेंसी मानते हैं। मीनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, लिखो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज 21, as per the provisions of India's 21, foreign currency, as per the provisions of India's 21, foreign currency is the currency other than Indian currency. फॉरेन करेंसी इज द करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। एग्जाम्पल है हमारे लिए फॉरेन करेंसी, क्या क्या करेंसी अपने लिए फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल है यूएस डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोस, स्टर्लिंग, ये सब अपने लिए फॉरेन करेंसी। ये लो, मीनिंग कंप्लीट हो गया। मैंने क्या तुमको बोला था, कवरेज में 2 यूनिट बोला था ना, यूनिट 1 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, और मैंने बोला मैं यूनिट 1 हो या यूनिट 2, दोनों स्टार्ट करने के पहले कुछ डेफिनेशंस करना चाहता हूं। तो मैंने डेफिनेशंस कर दिए, सारे के सारे डेफिनेशंस कर दिए। अब इसके बाद में शुरू होगा मेरा यूनिट 1। आई हैव डन ऑल डेफिनेशंस। अब इसके बाद में मैं शुरू करूंगा यूनिट 1। यूनिट 1 में क्या आएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। मैं नए पेज पे जा रहा हूं और मैं वहां पे लिख रहा हूं यूनिट 1 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। यूनिट 1 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। यहां पे एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद में हम लोग यूनिट 1 कंटिन्यू करते हैं। जस्ट टेक अ ब्रेक हियर, उसके बाद यूनिट 1 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस पे आ जाएंगे।